गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का प्रेडिक्टेबल मॉडर्न प्रेडिक्टेबल एमपीटी। हम लोग ने 8 वीडियोज में उसका सभी थ्योरी और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने पूरा कर चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। वैसे स्टूडेंट्स, जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम किसी भी प्रकार के वीडियोस या किसी प्रकार के नोटिफिकेशन हम डालें तो सबसे पहले मैसेज आपके पास, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज की अनोखी बातें। आज की अनोखी बातें क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दीपक बोलता नहीं, प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, सिर्फ कर्म करते रहें, आपके काम ही आपका असली परिचय साबित होगा, है ना। यानी कि आप मेहनत से, लगन से आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, वही आपका परिचय देगा। जिस प्रकार दीपक नहीं बोलता है, उसकी प्रकाश ही क्या है, उसका परिचय है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का, है ना, केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बारीकी से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन सबसे पहले कहता है कि केमिकल रिएक्शन हम लोग कहते किसे हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। सबसे पहले ये स्टूडेंट्स आप समझिए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझिएगा, है ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में वह तत्व भी हो सकता है, या कोई यौगिक भी हो सकता है ना, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई कंपाउंड भी हो सकता है ना। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, है ना, कि ये हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है स्टूडेंट्स, जल का निर्माण करता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। तो वहाँ पे एक क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। जब दोनों अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण हुआ स्टूडेंट्स, जल का निर्माण हुआ, है ना स्टूडेंट्स, है ना। इसे हम लोग केमिस्ट्री में किस प्रकार लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किस चीज़ का निर्माण हुआ स्टूडेंट्स, जल का निर्माण हुआ, है ना स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से बहुत से प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, हमारे लाइफ में होते रहती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आगे की रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जो हमारे 10th क्लास में पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछता है ना स्टूडेंट्स। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर का पूछता है, तो आप इतना पूरा लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, कि ध्यान दीजिएगा, दूध का खट्टा होना कैसी अभिक्रिया है। तो दूध का खट्टा होना कैसी अभिक्रिया है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना या दही का जमना कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, तो एक रासायनिक अभिक्रिया, आप याद रखिएगा, है ना, है ना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, लोहे में जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। भोजन का पचना, भोजन का पचना भी एक कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन का पकना, हम लोग जो भोजन पकाते हैं ना, डीवीसी दाल भात चोखा जो हम लोग पकाते हैं, बनाते हैं, वह भी एक कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद करते जाइएगा, है ना स्टूडेंट्स, है ना। गर्मी के दिनों में दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना, नम वायु में लोहे में जंग लगना, शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पकना, है ना, ये सब कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे श्वसन की क्रिया। हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो भी एक कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, तो रासायनिक अभिक्रिया। कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्वसन की क्रिया एक कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, शारीरिक अभिक्रिया है, तो आप क्या मारिएगा स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, है ना, अंगूर का किण्वन। किण्वन का मतलब होता है स्टूडेंट्स सड़ना, है ना। यहाँ पर आप याद रखिएगा, किण्वन का मतलब होता है सड़ना। जैसे अंगूर को हम लोग सड़ा करके क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं ना, तो अंगूर का सड़ना या अंगूर का किण्वन भी एक कैसे अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ईंधन का जलना, ईंधन का जलना भी एक कैसे अभिक्रिया स्टूडेंट्स, तो एक
रासायनिक अभिक्रिया है, फलों का पकना एक कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में कौन से रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स, अभिकारक किसे कहते हैं ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे, है ना, जैसे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और क्या बनाया स्टूडेंट्स, जल बनाया। तो ये भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे अभिकारक। और इन दोनों के उपरांत एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो क्या स्टूडेंट्स, जल। तो ये जल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उत्पाद हो जाएगा, है ना, जल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उत्पाद हो जाएगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं इस पॉइंट को, आप ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में मैग्नीशियम धातु, है ना, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम फीते के रूप में, है ना, फीते के रूप में यानी कि रिबन के रूप में या तार के रूप में रहता है। मैग्नीशियम धातु का रंग चांदी के समान सफ़ेद होता है। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है कि प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम का होता है ना, मैग्नीशियम जो रखा होता है वो किस रूप में है, बायर के रूप में होता है या फिर रिबन के रूप में होता है, और इसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिएगा चांदी के समान सफ़ेद होता है ना। मैग्नीशियम का रंग कैसा होता है, चांदी के समान सफ़ेद होता है, आप याद रखिएगा, है ना। ये चांदी नहीं, ये मैग्नीशियम है ना, ये क्या स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का रंग कैसा होता है, चांदी के समान सफ़ेद होता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। क्या है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जब मैग्नीशियम धातु के फीते को, है ना, फीते को, जब मैग्नीशियम धातु के फीते को जलाया जाता है तो यह चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है ना। क्वेश्चन ये पूछता है स्टूडेंट्स, क्या होता है जब मैग्नीशियम धातु को या मैग्नीशियम धातु के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह सफ़ेद चकाचौंध ज्वाला के साथ जलती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैग्नीशियम के फीते को, है ना, एक चिमटे से पकड़ के जलाया गया है तो एक सफ़ेद, है ना, चमचमाती हुई चकाचौंध, मतलब आँख को मतलब देखने लायक नहीं बनता है एकदम, इतना ज़्यादा होता है जिस प्रकार से आप देखते हैं कि वेल्डिंग मशीन में, है ना, जब वहाँ पे आप जाइएगा तो आँख हमारी क्या होती है, बंद हो जाती है ना। उसी प्रकार जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो चकाचौंध सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जलने के बाद जो राख बचता है वो कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है ना, राख यानी कि बानी सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछता है ना, कैसे जलती है, तो सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है और उसका ऑक्साइड कैसा होता है, ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या होता है, तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या स्क्रीन पे दिख रहा है, जब लेड नाइट्रेट को, ध्यान दीजिएगा, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 है ना, PbNO3, आप इसे याद कर लीजिएगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3, इसे क्या पढ़ेंगे, PbNO3, है ना। तो लेड नाइट्रेट के घोल में, है ना, पोटेशियम आयोडाइड Ki, है ना, Ki, पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है। जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सबसे पहले लेड आयोडाइड बनता है, PbI2 बनता है ना स्टूडेंट्स, क्या बनता है, PbI2 बनता है। और PbI2 लेड आयोडाइड का जो PbI2 बनता है वो उसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, पीला होता है, उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। और ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स, ये क्या बनाता है,
अवक्षेप बनाता है, याद रखिएगा अवक्षेप बनाता है। किस रंग का अवक्षेप बनाता है? तो पीला रंग का अवक्षेप बनाता है। ये कई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है स्टूडेंट्स, है ना, ये कई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का किस रंग का अवक्षेप बनता है ना, किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो पीले रंग का अवक्षेप बनता है। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि अवक्षेप होता क्या है ना, अवक्षेप होता है क्या? अवक्षेप का मतलब होता है कि जैसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है ना, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया के उपरांत, है ना, पिंड यानी कि बॉटम में जो पदार्थ जम जाता है, बच जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अवक्षेप कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे है आपका PbNO3, है ना, PbNO3 आपका यहाँ पे है PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट। और जब इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, जिसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? पीला होता है, जिसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। लेड नाइट्रेट क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों क्या है ना, इन दोनों को मिला दिया गया है। मिलाने के बाद तो इसका रंग कैसा है ना, रंगहीन है, कोई भी रंग नहीं है। लेकिन जब ये मिलाने के बाद जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है, जिसका अवक्षेप कैसा बचता है? पीला रंग का बचता है। कैसा बचता है स्टूडेंट्स? पीला, यानी कि पेंदी में पीले रंग का बैठ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के सामने क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेरियम क्लोराइड, है ना स्टूडेंट्स। बेरियम क्लोराइड आप याद रखिएगा, इसका सूत्र BaCl2 है ना, BaCl2। बेरियम क्लोराइड के घोल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, तनु का मतलब होता है पतला, है ना, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। यानी कि जैसे किसी भी घोल में, किसी भी विलयन में जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स, है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तनु कहते हैं। और पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम लोग सांद्र कहते हैं। यहाँ पे है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी सूत्र आप याद रख लीजिएगा, H2SO4, है ना, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। को जब मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। और उस अवक्षेप का रंग कैसा होता है स्टूडेंट? सफ़ेद होता है। उस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आप याद रखिएगा, है ना, बेरियम क्लोराइड को जब H2SO4 जब दोनों को मिलाया जाता है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, यानी कि बेरियम सल्फेट नीचे बैठ जाता है, जिसका रंग कैसा होता है स्टूडेंट? सफ़ेद होता है। जिसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जैसे इस रंगीन विलयन में, है ना, जैसे बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 मिलाया जाता है ना, तो सफ़ेद रंग का, है ना, रिएक्शन के बाद सफ़ेद रंग का ये क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बनता है, नीचे पेंदी में इसके बॉटम में आकर के बैठ जाता है। ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है ना, जब जस्ता यानी कि जिंक, है ना, जिंक, है ना, Zn, है ना, जब जस्ता यानी कि जिंक के टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, तनु का मतलब पतला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप याद रखिएगा HCl। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक, है ना, HCl या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी मैं बताया था H2SO4, है ना, अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ना स्टूडेंट्स। जैसे क्या किया गया है, एक फ्लास्क में, है ना, एक फ्लास्क में क्या किया गया है, जैसे इसमें लिया गया है जिंक का टुकड़ा लिया जा चुका है, और इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया गया या HCl डाल दिया गया, है ना, तो इससे जो गैस निकलती है, इससे जो गैस निकलती है स्टूडेंट्स, वो कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, ज्वलनशील होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ज्वाला ले जाते हैं तो क्या होता है? आग उसमें पकड़ लेती है ना स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, जब जिंक में, है ना, जब जिंक में HCl को मिलाया जाता है तो जिंक क्लोराइड और कौन सी गैस उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यही क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है कि जब जिंक पे तनु HCl या तनु H2SO4 मिलाया जाता है, उस पर डाला जाता है, बूंद बूंद करके डाला जाता है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? तो जिंक में जब तनु H2SO4 डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
है ना स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे मुख्य रूप से दो अवक्षेप का निर्माण हुआ, है ना स्टूडेंट्स, दो अवक्षेप का निर्माण हुआ। क्या स्टूडेंट्स, है ना, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लेड आयोडाइड का अवक्षेप का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो पीला, आप याद रखिएगा। लेड आयोडाइड का अवक्षेप का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, पीला। और बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो सफ़ेद, आप याद रखिएगा। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होता है, सफ़ेद, और लेड आयोडाइड कैसा होता है, पीला। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, जब बिना बुझा हुआ चूना, है ना स्टूडेंट्स, बिना बुझा हुआ चूना आप देखे होंगे, है ना स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग के घर में जब पुचाड़ा करने के लिए, पुताई करने के लिए, या फिर हमारे दादाजी जो खैनी खाते हैं ना, खैनी खाते हैं, तो खैनी खाने के पहले जो चूना होता है ना, उसी को हम लोग खैनी खाने के पहले जो जो दुकानदार लोग लाता है ना, उसे एक पानी में, है ना, कोई बर्तन में डाल करके पानी में क्या करता है, उसको डालता है। उसके बाद वो खौलता है, खौलने के बाद उसे ख़त्म हो जाती है ना। तो सबसे पहले जो लाया जाता है ना, वो जो ठोस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। बिना बुझा हुआ चूना, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, आप याद रखिएगा, है ना, को जल में मिलाया जाता है और फिर लाने के बाद उसको क्या किया जाता है, जल में डाल दिया जाता है। तब जब जल में डाल दिया जाता है तो कुछ देर के बाद क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, CaOH सफिक्स 2, आप याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है ना। हमें याद है स्टूडेंट्स, जब हम छोटे थे तो घर में, जब घर में पुचाड़ा होता था, पुताई होता था, है ना, तो दादाजी और बड़े वाले पापा जी लाते थे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो हमें ये उस समय तो पता नहीं था, हम लोग सिर्फ जानते थे कि ये चूना है और उसे डाल दिया जाता था, कोई बहुत बड़े नाद या टब में डाल दिया जाता था और वो पूरा खौलते रहता था, लगता है कि उसमें कोई आग डाल दिया गया, लेकिन आग नहीं, वो जल के साथ अभिक्रिया करती थी और जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता था और उसमें से अत्यधिक मात्रा में हीट, ऊष्मा उत्पन्न होता था, है ना, ऊष्मा उत्पन्न होता था। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, सॉरी, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH सफिक्स 2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना का प्रयोग ही हम लोग खैनी खाने में करते हैं या फिर घर की पुचारा करने में करते हैं। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। आप यहाँ पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, अभी तक हम लोग जो पॉइंट देखे थे उनमें से कौन कौन से परिवर्तन हुए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में होती है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। अवस्था में परिवर्तन होती है सबसे पहला, है ना, चेंज इन स्टेट। जैसे हम लोग क्या किए थे, है ना, मैग्नीशियम धातु को जलाए थे, है ना, तो मैग्नीशियम धातु को जब जलाए थे तो क्या बन गया था स्टूडेंट्स, इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया था, यानी चूर्ण हो चुका था, है ना। चूर्ण, वो ठोस था, है ना, सॉलिड के रूप में था, रिबन या वायर के रूप में था, और वो जलने के बाद क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, स्टेट में परिवर्तन हो जाता है ना स्टूडेंट्स। रंग में परिवर्तन, आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग क्या किए थे, याद कीजिए, है ना, हम लोग प्लम्बम प्लम्बम में हम लोग क्या मिलाए थे, जब प्लम्बम आयोडाइड बना था, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड बना था, तो यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, पीला अवक्षेप बना था, है ना। क्या बना था, पीला अवक्षेप बना था। तो यहाँ पे किस चीज़ का परिवर्तन हो रहा है स्टूडेंट्स, रंग का परिवर्तन हो रहा है ना। और यहाँ पे किसका परिवर्तन हो रहा है स्टूडेंट्स, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है ना। पहले वाले में अवस्था का परिवर्तन, दूसरे में रंग का परिवर्तन। तीसरा है स्टूडेंट्स ताप में परिवर्तन। जब हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये आप याद कीजिए, है ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोले थे, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना को जब हम लोग जल में डालते हैं तो क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट्स, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है ना स्टूडेंट्स, हीट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे
हम लोग क्या देख लिया, ताप में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत। फिर हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स गैस का निकलना, है ना स्टूडेंट्स, गैस का निकलना। तो गैस आप याद रखिए स्टूडेंट्स, है ना, जब जिंक पे, है ना, तनु HCl या तनु H2SO4 डाला जाता है, जब तनु HCl या तनु H2SO4 डाला जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस का निकलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पांचवा स्टूडेंट्स अवक्षेप का बनना, है ना, अवक्षेप का बनना। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना था, है ना, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना था, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा था स्टूडेंट्स, सफेद था और नीचे बैठ गया था। हालांकि आप इसमें भी कह सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड में भी क्या बना था स्टूडेंट्स, अवक्षेप बना था, लेकिन हमें इन पांचों को क्या देना था स्टूडेंट्स, उदाहरण देना था, इसलिए मैंने इन सभी को बता दिया। अगर इन सभी का उदाहरण आपसे पूछेगा स्टूडेंट्स तो आप ऊपर से लिख लीजिएगा, है ना, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले एक बार आसानी से पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप क्या कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक कॉपी में आप क्या कर लीजिए, इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद जाकर के आप बुक पढ़िए, सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे, लॉन्ग बनेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, है ना, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये भी अगर आपके एग्जाम में पूछता है ना स्टूडेंट्स। जब रासायनिक अभिक्रिया में, आप याद रखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, आपको मैं बताया था, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में इस साइड वाले लेफ्ट वाले क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, अभिकारक, और राइट वाले जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद, है ना। तो उत्पाद की जगह पे उसे रासायनिक सूत्र का, है ना, रासायनिक क्या करें हम लोग, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ना लिख करके हम मैग्नीशियम के क्या लिख दिए हैं, मैग्नीशियम का सूत्र लिख दिए। ऑक्सीजन गैस ना लिख करके हम लोग ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंदी में ना लिख करके हम क्या लिख दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिख दिए, है ना, और इसे अरेंज कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जब जिंक पे, जिंक धातु पे क्या किया जाता है, तनु H2SO4 को डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हम इसे लैंग्वेज में ना लिख करके हम इसे क्या कर दिए, केमिकल, हम लोग फार्मूलाज लिख दिए, तो ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, है ना, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉइंट है रासायनिक समीकरण में, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण में तीर के, ये जो आपका तीर सिंबल जो दिख रहा है ना, तीर जो रे आपको दिख रहा है, तीर के बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, तीर के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट ओर, है ना, इधर लेफ्ट ओर, है ना, क्या होता है, अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। और दाईं ओर यानी कि इस साइड, राइट साइड, है ना, राइट साइड, है ना, दाईं ओर क्या होता है, RHS में क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्पाद होता है। यानी कि LHS साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, अभिकारक होता है, और RHS में क्या होता है, उत्पाद होता है। तीर का चिन्ह जो होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, तीर का चिन्ह, चिन्ह का सिरा किधर होता है स्टूडेंट्स, उत्पाद की ओर होता है, क्या होता है, उत्पाद की ओर, और टेल किधर होता है, अभिकारक की ओर होता है, उत्पाद की ओर होता है, और यह अभिक्रिया होने की दिशा को बतलाती है। यानी कि अगर तीर इस साइड से ऐसे दिया गया स्टूडेंट्स तो अभिक्रिया लेफ्ट टू राइट हो रही है, लेकिन अगर तीर का सिंबल, है ना, इस साइड से इस साइड दिया स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिएगा जो अभिक्रिया हो रही है वो राइट टू लेफ्ट हो रही है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक अगर है किसी में, है ना, जब अभिकारक या उत्पाद, है ना, अभिकारक या उत्पाद, है ना, LHS या RHS में जब दो या दो से अधिक स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभिकारक भी क्या है, दो है, और यहाँ पे उत्पाद भी क्या है, दो, और बीच में क्या है, तीर है ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद हो तो उनके बीच हम किस चीज़ का सिंबल देते हैं स्टूडेंट्स, प्लस का सिंबल देते हैं। ये नहीं कि कहीं पे गुना दे देंगे, कहीं पे जोड़ दे देंगे, कहीं पे घटा, कहीं पे भागा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है ना, हमेशा किसका सिंबल पड़ता है स्टूडेंट्स, प्लस का सिंबल पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि असंतुलित समीकरण हम लोग किसे कहेंगे, है ना, असंतुलित समीकरण। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान यानी बराबर नहीं हो, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए,
यहाँ पे जब जिंक पे HCl है ना, जिंक पे HCl यानी कि तनु HCl, जब जिंक धातु पे तनु HCl बूंद बूंद करके गिराया जाता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये तो आपका केमिकल रिएक्शन हुआ था स्टूडेंट्स। लेकिन आप दोनों आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, LHS में आप आइए और RHS में आइए, है ना, LHS और RHS में आइए। इधर आप देखिए LHS में जिंक कितने स्टूडेंट्स, एक है। LHS में कितने जिंक है, एक है। RHS में भी जिंक की संख्या कितनी है, एक एक है ना। इधर भी जिंक कितना है स्टूडेंट्स, इधर भी जिंक की बात करते हैं तो इधर भी जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है ना। चलिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, प्रत्येक परमाणु की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर हाइड्रोजन एक है लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या स्टूडेंट्स, दो है। हाइड्रोजन की संख्या कितने स्टूडेंट्स, एक है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितने स्टूडेंट्स, दो है। क्लोरीन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन की संख्या कितने स्टूडेंट्स, एक है ना। इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है। इधर क्लोरीन की संख्या कितने स्टूडेंट्स, दो है। इधर क्लोरीन की संख्या एक है, इधर क्लोरीन की संख्या क्या स्टूडेंट्स, दो है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, असमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, असंतुलित समीकरण हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण को याद रखिए स्टूडेंट्स, कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहलाता है। क्या कहते हैं, है ना, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप ये पूरा लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 नंबर आपको मिल जाएगा पूरा एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन यानी कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, आप याद रखिएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, है ना, अभिकारकों यानी कि इस साइड वाले तीर के लेफ्ट वाले एवं उत्पाद यानी कि RHS वाले, है ना, कि विभिन्न परमाणु, जैसे यहाँ पे विभिन्न परमाणु जिंक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो इधर भी जिंक होगा, हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा, है ना, कि संख्या क्या हो, बराबर हो, है ना, कि संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, जिंक की संख्या इधर कितने स्टूडेंट्स, एक है, तो इधर भी जिंक की संख्या कितनी, एक है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 गुने H है, 2H यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ 2 गुने H, 2 गुने Cl यानी क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 स्टूडेंट्स, तो आप इधर भी देख रहे हैं क्लोरीन की संख्या 2 है। यानी कि जितना LHS में जितने परमाणु है, जिंक का RHS में उतना ही है, जितना LHS में हाइड्रोजन है उतना ही RHS में हाइड्रोजन है, जितना LHS में क्लोरीन है उतना ही RHS में क्लोरीन है। यानी कि LHS में परमाणुओं की संख्या और RHS में परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए क्या है स्टूडेंट्स, कुल इसे हम मिला जुला कर क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट और इसमें नोट करके, यहाँ पर लिखा हुआ नोट करके अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी कि जितना इस साइड आपका द्रव्यमान था, है ना, वजन था, उतना ही द्रव्यमान कितना रहेगा स्टूडेंट्स, RHS में रहेगा। ना ही इसमें निर्माण होगा और ना ही इसमें विनाश होता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज ने इतना तक के देखा और आज हम लोग लगाने वाले हैं इसके लिए क्विज, या आप कह सकते हैं इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। रिवाइज भी इसी प्रकार से होता चला जाएगा। आपने, आपका प्रेजेंट माइंड क्या है, आपने क्या पढ़ा, कितना आपने ऑब्जर्व किया। चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ना, भोजन का पचना, श्वसन की क्रिया, दही का जमना या ऑल रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ना, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप जवाब दीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सभी हो जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन से, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। लोहे में जंग लगना, है ना, लोहे में जंग लगना उदाहरण है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, शारीरिक अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दिए गए रासायनिक समीकरण में, है ना, दिए गए रासायनिक समीकरण में उत्पाद कौन है, आपको दिख रहा होगा, है ना, जिंक H2SO4, उसके बाद तीर का सिंबल है ना, ZnSO4 और H2O। तो हमें पूछ रहा है उत्पाद कौन सा होगा। पहला ऑप्शन में है Zn, दूसरा ऑप्शन में है H2SO4, तीसरा ऑप्शन में है ZnSO4 प्लस H2 और चौथा ऑप्शन में है Zn प्लस H2SO4। उत्पाद की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आप बताइए उत्पाद इसका कौन होगा। चलिए स्टूडेंट्स
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। उत्पाद हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? है ना, आरएचएस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और एलएचएस वाले को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अभिकारक कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मैग्नीशियम का रंग होता है, मैग्नीशियम धातु का रंग कैसा होता है? भूरा, नीला, हरा या सफेद? मैग्नीशियम धातु का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? है ना, भूरा, नीला, हरा या सफेद? सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डी हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? सफेद होता है। मैग्नीशियम धातु का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आप जो भी क्वेश्चंस अगर आप बनाते हैं तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चंस सही हुआ है। आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि 10 में आपने कितना क्वेश्चंस सही किया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब मैग्नीशियम धातु के फीते को, है ना, को जलाया जाता है तो यह खाली स्थान, है ना, खाली स्थान के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनाती है। वो कैसे जलती है ना? चकाचौंध सफेद ज्वाला के साथ जलती है, हल्का भूरा ज्वाला के साथ जलती है, हल्का नीले ज्वाला के साथ जलती है, या इनमें से कोई नहीं? है ना, मैग्नीशियम के धातु, है ना, कैसे जलती है स्टूडेंट्स? तो चकाचौंध सफेद ज्वाला के साथ जलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। जब लेड नाइट्रेट को, है ना, जब लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 के घोल में पोटेशियम आयोडाइड, है ना, पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का खाली स्थान, है ना, अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप बनता है, हरा अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप बनता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? है ना, कैसा अवक्षेप बनता है? लेड आयोडाइड का कैसा अवक्षेप बनता है स्टूडेंट्स? है ना, पीला अवक्षेप बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जब जस्ता यानी कि जिंक के टुकड़े पर तनु HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो किस गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का? है ना, जिंक पे जब बूंद बूंद करके तनु HCl या तनु H2SO4 डाला जाता है तो कौन सी गैस का निर्माण होती है स्टूडेंट्स? है ना, कौन सी गैस का स्टूडेंट्स निर्माण होती है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। है ना, वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला, सफेद, हरा या नीला? बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का रंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना, जब बुझा हुआ चूना, जब बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब नहीं, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है ना, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, CaOH-2, CaCO3 और नन। इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा? बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? CaOH-2 होता है। और CaCO3 क्या स्टूडेंट्स? चौक खड़िया या संगमरमर आप कह सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। आज का ना लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, है ना, निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। गैस का निकलना क्या रासायनिक परिवर्तन है? अवक्षेप का बनना क्या रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना क्या रासायनिक परिवर्तन है? रंग में परिवर्तन क्या रासायनिक परिवर्तन है? हमें क्वेश्चन से कह रहा स्टूडेंट्स कौन नहीं है ना, तो गैस का निकलना है इसलिए आंसर नहीं होगा, अवक्षेप का बनना है इसलिए आंसर नहीं होगा, रंग में परिवर्तन है इसलिए आंसर नहीं होगा, बर्फ का पिघलना एक
भौतिक परिवर्तन है ना स्टूडेंट्स। एक भौतिक परिवर्तन है, हमें पूछ रहा रासायनिक परिवर्तन नहीं है ना। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, सी, यानी कि बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ने पहला चैप्टर का हम लोग देख रहे थे, ये फर्स्ट वीडियोज था केमिकल रिएक्शन का, जिनमें हम लोगों ने, है ना, पहला वीडियोज में कुछ पॉइंट पढ़े, कुछ टॉपिक्स पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग ने बारीकी से कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।